नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। देश प्रदेश से लेकर दुनिया की हर बड़ी हलचल अगले 1 घंटे में कोई भी बड़ी खबर नहीं छूटेगी। मतलब ये बुलेटिन आपने देख लिया तो समझिए दिन भर की पूरी खबरों से आप अपडेटेड हो गए। तो बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत में। तो वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। हिंदू पक्ष ने वैज्ञानिक जांच की मांग की थी और जांच के लिए एएसआई को आदेश देने की अपील की थी, जिसे वाराणसी की कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो हिंदू पक्ष की कार्बन डेटिंग की मांग कोर्ट के ऑर्डर के बाद हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि कोर्ट की ऑर्डर कॉपी का इंतजार है, उसके बाद हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। वहीं आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने कहा कि हमें धैर्य रखना चाहिए क्योंकि अंततः सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी कार्बन डेटिंग इत्यादि अब राडार पेनिट्रेटिंग की आवश्यकता नहीं है। निसंदेह हम उच्च न्यायालयों में भी अपनी बात रखेंगे क्योंकि विज्ञान की कसौटी पर जीवन जिया जा सकता है। उत्तेजित होने की जरूरत है, ना उदासीन होने की जरूरत है। प्रतीक्षा करना और अपने प्रयत्नों को जारी रखना। मुझे पूरा विश्वास था, है और रहेगा कि जो सत्य और सही है अंततोगत्वा वह प्रतिष्ठित जरूर होगा। हिंदू पक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह को सुरक्षित और संरक्षित किया है, जिसका हवाला देते हुए कोर्ट ने कार्बन डेटिंग या अन्य वैज्ञानिक पद्धति से जांच की मांग को खारिज कर दिया है। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगने कोर्ट पहुंची थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ था। उसी समय शिवलिंग सामने आया था। हिंदू पक्ष की कार्बन डेटिंग की मांग को वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो आपको जानकारी दे देते हैं। कार्बन डेटिंग पर कोर्ट की ओर से क्या बातें कही गई। कार्बन डेटिंग तकनीक से कथित शिवलिंग को क्षति पहुंच सकती है। 17 मई के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा। आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंच सकती है। कार्बन डेटिंग के लिए एएसआई को निर्देश देना उचित नहीं होगा। और कार्बन डेटिंग का विरोध कर रहे मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में क्या दलील दी वो जानकारी भी आपको दे दें। जो दलील दी गई है मुस्लिम पक्ष की ओर से, कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की कोई जरूरत नहीं है। पूजा की मांग की गई है, फिर कथित शिवलिंग की जांच की मांग क्यों की जा रही है। 16 मई 2022 को मिली आकृति पर असमंजस है। इससे संबंधित आपत्ति का निपटारा भी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आकृति मिलने वाली जगह सुरक्षित रखने को कहा है। ऐसे में वहां खुदाई या अलग से कुछ भी करना उचित नहीं है। और कोर्ट में हिंदू पक्ष ने क्या दलील दी वो भी आपको जानकारी दे दें। हिंदू पक्ष की ओर से दलील दी गई है, सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला, ऐसे में वो मुकदमे का हिस्सा है। शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना वैज्ञानिक पद्धति से जांच जरूरी है। कार्बन डेटिंग से आकृति की आयु समेत तमाम जानकारी मिलेगी। शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच से विवाद खत्म होगा। और फैसले के बाद हिंदू पक्षकार के वकील विष्णु शंकर जैन ने भारत 24 से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट में अब चुनौती दी जाएगी। विष्णु भाई, अदालत में आज जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑर्डर पूर्णतः गलत है, एरोनियस है, ऑन द फेस ऑफ इट अगेंस्ट द रिकॉर्ड है। क्योंकि माननीय न्यायालय ने ये फाइंडिंग दी कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के ऑर्डर से इस एरिया को सील कर रखा है, पर ये पूरा सच नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में ये बात क्लैरिफाई की थी कि ट्रायल कोर्ट को पावर है पूरा ट्रायल डिसाइड करने की और सारी एप्लीकेशन डिसाइड करने की। 20 मई के ऑर्डर का पैरा 2(1) पढ़ें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। और हम जानते थे कि ऐसी कश्मकश की स्थिति बन सकती है, इसलिए मांग लेके पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप वापस ट्रायल कोर्ट जाइए, ट्रायल कोर्ट इसको डिसाइड करेगा। तो ट्रायल कोर्ट आया तो ट्रायल कोर्ट कहता है हम नहीं डिसाइड कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है। तो अब हम इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने निराश तो नहीं है आज के? बिल्कुल निराश नहीं है। हम लोग वो लोग हैं जो जीत में अति उत्साहित नहीं होते और हार में हमें कोई दुख नहीं होता है। संघर्ष है हमारा और संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आगे क्या कदम उठाएंगे?
हम इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। विष्णु शंकर जैन जो मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और जीत में बहुत उत्साहित नहीं होते, हार में मायूस नहीं होते, और ये बात कहना विष्णु शंकर जैन का। और वहीं कार्बन डेटिंग का विरोध कर रहे मुस्लिम पक्षकार ने क्या कहा, उनकी बात भी सुनिए। शिवलिंग के संबंध में कार्बन डेटिंग की डिमांड की गई थी, जबकि जो तथाकथित शिवलिंग है वो सब्जेक्ट मैटर इन सूट नहीं है, सब्जेक्ट मैटर इन इशू नहीं है, पूजा अर्चना का दावा है और उसको डाइवर्ट करने के लिए बिला वजह कार्बन डेटिंग एप्लीकेशन दी गई थी। इसका भी हम लोगों ने लिखित विरोध किया था और ये ऑब्जेक्शन और बहस भी किया था। उसको माननीय न्यायालय ने मानते हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन निरस्त। और अहम बात यह है कि कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू पक्ष में भी मतभेद देखने को मिला है। उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें, ये विवाद क्यों हुआ, ये समझिए आप। तो कार्बन डेटिंग पर हिंदू पक्ष में भी मतभेद हैं। श्रृंगार गौरी मंदिर केस में कुल 5 महिलाएं याचिकाकर्ता हैं। 5 में से 4 महिलाओं के वकील ने कार्बन डेटिंग के लिए याचिका दी। कार्बन डेटिंग के जरिए शिवलिंग की उम्र पता लगाने की मांग की गई थी। मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह के वकील ने कार्बन डेटिंग का विरोध किया था। राखी सिंह के वकील ने शिवलिंग के क्षतिग्रस्त होने की आशंका जताई। कार्बन डेटिंग के विरोध में धार्मिक भावनाएं आहत होने की भी दलील दी गई। और ज्ञानव्यापी केस में शिवलिंग का पता भी कोर्ट के रास्ते ही चल पाया। कोर्ट के आदेश पर ही सर्वे हुआ और फिर कथित शिवलिंग का खुलासा हुआ। इस पूरे विवाद से जुड़ी हुई कानूनी लड़ाई को देखिए। कथित शिवलिंग का कैसे पता चला, अब इसके बारे में भी जानकारी आपको दे दें। 17 अगस्त 2021 मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के लिए 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की। 8 अप्रैल 2022 कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे का आदेश दिया। 18 अप्रैल 2022 सुरक्षा कारणों से जिला प्रशासन ने सर्वे रोकने की अर्जी लगाई। 26 अप्रैल 2022 कोर्ट ने 6 मई को ज्ञानव्यापी परिसर के वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया। 6 मई 2022 दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे हुआ। और अब अगली खबर, हिमाचल के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने आज चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक नामांकन से लेकर मतदान सब कुछ 26 दिनों में निपट जाएगा। लेकिन गुजरात चुनाव के कारण वोटों की गिनती के लिए फिर से 26 दिन का इंतजार करना होगा। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि नोटिफिकेशन 17 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। The Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. देश में अभी कोरोना काबू में है, लेकिन चुनाव के दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी होने वाले निर्देशों का पालन किया जाएगा। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि उम्मीदवारों को खुद पर दर्ज सभी तरह के केस और उनके करंट स्टेटस की जानकारी देनी होगी। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद सियासी तापमान बढ़ गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने जीत का दावा किया है, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम फिर शानदार वापसी करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी हिमाचल जीतने का दावा किया है। हम पूरा सहयोग करेंगे और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की कैंपेन की अगर बात कहें तो हमारी कैंपेन बिल्कुल सुचारू रूप से चली है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हिमाचल प्रदेश में एक बार नहीं अनेक बार अभी तक आ चुके हैं। बहुत जोरदार कैंपेन हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। डबल इंजन की सरकार ने शानदार काम हिमाचल प्रदेश में किया है और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जनता का आशीर्वाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। कांग्रेस पार्टी पहले से चुनाव की तैयारियां कर रही थी। हमारी आधी चुनावी तैयारियां तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं और आगे का काम जारी है। प्रियंका जी की रैली भी सोलन में जबरदस्त हुई और वो पूरे हिमाचल में प्रचार करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम निश्चित रूप से इस प्रदेश को 2/3 बहुमत से जीतेंगे, हमारी उम्मीद है। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है।
तो बच चुका है चुनावी बिगुल हिमाचल प्रदेश में। और ये तारीखें जो हैं वो आप समझ लीजिए। जो अधिसूचना है वो 17 अक्टूबर उसकी तारीख। नामांकन 17 से 25 अक्टूबर तक किया जा सकता है। नामांकन पत्रों की जांच 27 अक्टूबर। नाम वापसी की जो तारीख है वो 29 अक्टूबर रखी गई है। मतदान की तारीख 12 नवंबर और वोटों की गिनती होगी 8 दिसंबर। और अब आपको पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 के जो नतीजे हैं वो भी आपको बता देते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश का मौजूदा गुणा गणित समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो 2017 में किसे मिली कितनी सीटें, कुल मिलाकर हैं सीटें 68 और बीजेपी के खाते में आई थी 44 सीटें। वोट प्रतिशत रहा था 48.79%। और कांग्रेस के खाते में गई थी 21 सीटें, उसका वोट प्रतिशत रहा था 41.68। और सीपीएम के पास एक सीट, वोट प्रतिशत रहा था 1.47 और अन्य के खाते में गई थी 2 सीटें, वोट प्रतिशत रहा था 6.34। और अब सेना की जाबाजी की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। बीते 5 दिनों पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना के डॉग जूम ने आतंकियों से लोहा लिया था, जिसमें जूम ने 2 आतंकियों को ढेर करवाया था। हालांकि इलाज के दौरान डॉग जूम ने भी दम तोड़ दिया। लेकिन आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बहादुरी से वो आतंकियों का सामना कर रहा है और सेना के हाथों आतंकियों को ढेर करवाने में उसने काफी मदद की थी। और बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में एक और आम आदमी पार्टी सेंधमारी में जुटी है, तो दूसरी ओर प्रदेश के पार्टी चीफ गोपाल इटालिया विवादों में घिरे हुए हैं। पीएम के बाद अब गोपाल इटालिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का अपमान करने का आरोप है। हालांकि प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने के आरोप में इटालिया की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन रिहा होने के बाद फिर से गोपाल इटालिया टिप्पणियां करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के गुजरात संयोजक गोपाल इटालिया के खिलाफ बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर पहुंच गई और प्रदर्शन करने लगी। हाथों में तख्तियां लिए बीजेपी कार्यकर्ता पीएम की मां के अपमान से बेहद खफा दिखी। उन्होंने जमकर नारेबाजी की। हालांकि वहां पुलिस पहले से ही मौजूद थी और उन्हें रोकती भी नजर आई, लेकिन कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़कर भी विरोध जताती दिखी। भीड़ संभालने के दौरान पुलिस की कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की भी हुई। वहीं हीराबेन के लिए अपमानजनक भाषा को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गोपाल इटालिया के जरिए सीधे अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गईं। उनका कहना है कि ऐसी अपमानजनक भाषा वाले व्यक्ति के कद को आम आदमी पार्टी में बढ़ाया जा रहा है, जिसे केजरीवाल का समर्थन भी है। अरविंद केजरीवाल भली भांति जानते हैं कि उनके गुजरात के ये नेता हिंदू समाज का अपमान करते रहे, मंदिर में महिला की भूमिका पर मर्यादा से परे हटकर टिप्पणियां देते रहे और अब आम आदमी पार्टी के इस नेता ने प्रधान सेवक की 100 वर्षीय मां का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। गोपाल इटालिया ने पिछले कुछ दिनों में 2 विवादित बयान दिए, जिसमें एक में पीएम मोदी को अपशब्द कहने के आरोप में 13 अगस्त को उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन कुछ घंटों बाद ही छोड़ दिया गया था। उनके विवादित बयानों में एक बयान महिलाओं के अपमान और हिंदू आस्था पर चोट करने वाला था, जिसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से समन भी जारी हुआ था। और एक के बाद एक 3 विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले गोपाल इटालिया कौन है, इनका ब्यौरा भी आपको दे देते हैं। गुजरात पुलिस में कांस्टेबल थे गोपाल इटालिया। गोपाल इटालिया पाटीदार आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। 2015 में हार्दिक पटेल के साथ मिलकर पाटीदार आरक्षण के लिए आंदोलन किया। 2020 में इटालिया ने आम आदमी पार्टी के साथ सियासी सफर की शुरुआत की। इटालिया को आम आदमी पार्टी के गुजरात उपाध्यक्ष की कमान मिली और कुछ ही महीनों में गोपाल इटालिया गुजरात के प्रदेश संयोजक बने।
2017 में इटालिया ने गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा पर जूता भी फेंका था। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी इस तरह के बयान दिए जाते रहे हैं। मणिशंकर अय्यर का 2017 वाला बयान हो या फिर सोनिया गांधी का दिया हुआ मौत के सौदागर वाला बयान, इस तरह के बयान अक्सर पार्टियों को भारी पड़े हैं। फिलहाल गोपाल इटालिया के विवादित बयानों का बाजार जोर शोर से चल रहा है और वो सुर्खियों में भी बने हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इटालिया राजनीति कर रहे हैं या राजनीति का शिकार हो रहे हैं, ये वक्त बताएगा। अगर आप पराठे खाने के शौकीन हैं तो इसके लिए अब आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। गुजरात की एपिलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का कहना है कि रोटी और पराठे में काफी अंतर है, इसलिए रोटी पर 5% और पराठे पर 18% जीएसटी लगेगा। ये फैसला अहमदाबाद की कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्रीज की एक याचिका पर आया है। कंपनी कई तरह के रेडी टू कुक पराठे बनाती है। कंपनी का कहना था कि रोटी और पराठे में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों आटे से ही बनती है, इसलिए पराठे पर भी 5% जीएसटी लगना चाहिए। न केवल इन्हें बनाने की प्रक्रिया मिलती जुलती है, बल्कि खाने का तरीका भी एक समान है। लेकिन अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने कंपनी की इस दलील को खारिज कर दिया और साफ किया कि पराठे पर 18% जीएसटी लगेगा। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स की अहमदाबाद बेंच ने फ्रोजन पराठे पर 18% जीएसटी लगाया था, जिसके खिलाफ कंपनी ने अपील की थी। इस पर सुनवाई करते हुए अपीलेट अथॉरिटी ने एएआर के फैसले को सही ठहराया और कहा कि वाडीलाल इंडस्ट्रीज जो पराठे बनाती है उसमें 36 से 62% तक आटा होता है। साथ ही आलू, मूली और प्याज के अलावा पानी, वेजिटेबल ऑयल और नमक होता है। सादी रोटी या चपाती में सिर्फ आटा और पानी होता है और इसे डायरेक्टली खाया जाता है, जबकि पराठे को खाने से पहले कुक करना पड़ता है। इससे पहले महाराष्ट्र एएआर ने पराठे पर 5% जीएसटी लगाने की व्यवस्था की थी, लेकिन केरल और गुजरात एएआर का कहना था कि रोटी और पराठे में काफी अंतर है, इसलिए रोटी के बराबर जीएसटी पराठे पर नहीं लग सकती। फ्रोजन पराठे के अलावा भी कई और विवाद हैं जो टैक्स अथॉरिटी और उत्पादकों के बीच चल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अलग अलग तरह की रूलिंग से मामला और जटिल हो जाएगा, इसलिए इस पर जीएसटी काउंसिल को पहल करनी चाहिए। कुछ स्लैब्स को मिलाने से चीजें आसान हो सकती हैं। वैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे तो आपके बिल पर 5% ही टैक्स लगेगा, फिर आप रोटी खाएं या पराठे। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर कथित घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में दिल्ली में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ईडी की ये कार्रवाई सीबीआई की ओर से दर्ज एक एफआईआर पर की जा रही है, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ आईएएस अफसर आरोपी हैं। दिल्ली में शराब नीति के कथित घोटाला मामले में ईडी ने कई बड़े शराब कारोबारियों के घर और उनके दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की। इतना ही नहीं, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली में 25 से ज्यादा जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस जगह की छापेमारी में इस तरह की सूचनाएं जरूर आ रही हैं कि इस शराब घोटाले से जुड़े दस्तावेज जो हैं इन शराब कारोबारियों के यहाँ से मिल रहे हैं और इस कड़ी को ईडी और सीबीआई मिलकर और आगे बढ़ाएगी। 100 से ज़्यादा अधिक जगहों पर ये छापेमारी अब तक हो चुकी है। देखने वाली बात यही होगी कि किसकी गिरेबान तक अब इन जांच एजेंसियों के हाथ पहुँचते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जिन जगहों की तलाशी ली गई वो शराब के व्यापार और वितरण से जुड़ी निजी कंपनियां हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच कराए जाने की सिफारिश की थी। इतना ही नहीं, उपराज्यपाल ने इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया था, जिसके बाद से ये योजना जांच के दायरे में है। आबकारी घोटाला मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के आईटी सेल चीफ विजय नायर, शराब कारोबार से जुड़े समीर महेंद्रू और अभिषेक बोइनपल्ली के नाम शामिल हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ईडी ने कई शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी, जिसके बाद इस पर जमकर सियासत भी हुई थी। उस वक्त भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में छापेमारी हुई थी। अब तक कहां कहां ईडी की रेड हुई है, ये जानकारी आप देखिए। 16 सितंबर को ईडी ने दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद में छापेमारी की। नेल्लोर और चेन्नई समेत देश भर में 40 ठिकानों पर छापेमारी हुई। अकेले हैदराबाद में ही 25 ठिकानों पर केंद्रीय एजेंसी की रेड पड़ी थी। 7 अक्टूबर को भी दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में 35 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई।
और उधर बिहार में कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाने वाले गब्बू सिंह के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। इस कार्रवाई के बाद बिहार के सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि गब्बू सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी माने जाते हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह 7 बजे से छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई। विपक्ष देश भर में केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई को लेकर केंद्र को निशाने पर ले रहा है। इस बीच बिहार में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी पर छापेमारी हुई तो बिहार की सियासत तेज हो गई। इनकम टैक्स की इस कार्रवाई के जरिए ललन सिंह ने केंद्र सरकार को तो घेरा ही, साथ ही अपने करीबियों को सतर्क रहने के लिए एक सलाह भी दी। जहाँ जहाँ विरोध में उनके लोग रहते हैं, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। जैसे लोग कपड़ा बदलते हैं वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, करते रहें। इस छापेमारी और जांच की जद में गब्बू सिंह और अरविंद सिंह सहित उनके कई सहयोगी आए हैं। पटना के बोरिंग रोड में गोविंदा कंस्ट्रक्शन, जो कि गब्बू सिंह का दफ्तर है, वहां आईटी की टीम पहुंची और पूछताछ शुरू हुई। मिली जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स की टीम ने ऐसी करीब 30 जगहों पर छापेमारी की। इस तरह से गोविंदा कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर मौजूद है और आप समझिए कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की करीबी माने जाते हैं गब्बू सिंह, और उनके कई ठिकानों पर आज आईटी की टीम ने रेड मारी है। इस वक्त आईटी की टीम अंदर मौजूद है, झारखंड से टीम पहुंची है और 4 ठिकानों पर, पटना के 4 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और पूछताछ किए जा रहे हैं। वहीं इस छापेमारी को ललन सिंह से जोड़कर देखा जा रहा है। आरोप ये भी है कि गब्बू सिंह पर इनकम टैक्स की कार्रवाई इसलिए हो रही है कि वो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया है। सदर बाजार थाना क्षेत्र के हकीकत नगर में अंबिका ज्वेलर्स पर 2 लोग ग्राहक बनकर आए और बुजुर्ग दुकानदार को बातों में फंसाकर सोना लेकर भागने लगे, जिसके बाद दुकानदार के शोर मचाने पर पड़ोसियों की मदद से एक चोर को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा करीब 1.5 लाख का सामान लेकर फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को थाने पकड़कर वहां पर लेकर गई और जहां उससे पूछताछ हो रही है। 2 कस्टमर आए हमारे पास और वो कहने लगे कि सामान दिखाओ, तो उसे गोल्ड का सामान दिखाया थोड़ा, फिर उसने थोड़ा और कहा कि ये बड़ा आइटम दिखाओ, चैन वगैरह दिखाओ। तो उसको जैसे ही दिखाने लगे तो वो 2 जने थे, एक ने पर्स का सारा आड़ में जो पर्स दिखाया बॉक्स में से निकाल के, उसमें से एक पुड़िया निकाल के हटा के अपनी जेब में डाल दी चुपचाप। तो फिर उसमें से जब पापा को आइडिया लगा कि उसमें से एक पुड़िया गायब है, तो फिर जब उससे पूछा तो वह हाथापाई के उतर आया। एक तो भाग गया है बाइक लेके और एक को पकड़ लिया गया था। मुलायम सिंह यादव के निधन से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। उनके अंतिम दर्शन में उनके चाहने वालों के कई रूप देखने को मिले। किसी के यहाँ पर चूल्हा नहीं जला तो कोई आखिरी झलक पाने को व्याकुल दिखा। ऐसा ही एक मामला यूपी के महाराजगंज के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र से आया, जहां 10 साल के बच्चे श्यामलाल यादव उर्फ नवरत्न को जब नेताजी के निधन की खबर मिली तो वो इतना व्याकुल हो उठा कि वो नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए बिना घर में किसी को बताए ही ट्रेन पकड़कर सैफई के लिए निकल पड़ा। बच्चा बिना पैसे के ही, बिना कुछ खाए पिए रास्ता भटककर कानपुर पहुंच गया, जहां उसे जीआरपी ने रोक लिया। जीआरपी ने बच्चे के परिजनों को कानपुर बुलाया और उनके सुपुर्द किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब इस बात का पता अखिलेश यादव को चला तो उन्होंने सपा जिला अध्यक्ष के जरिए बच्चे के परिवार से संपर्क किया और बच्चे से मिलने की बात कही। अब श्यामलाल को सपा नेता अखिलेश यादव से मिलाने सैफई लेकर जाया गया है। ट्रेन पे बेचे हैं, पिनवाते हैं जोरतपुर, पिनवाते बेचे हैं दे तानपुर से फिर बैठे ही तावा। तब वहाँ पूछे हम तो जाना है सैफई, तब तो फूल वाले ने हम तो दलाल रास्ता बता दिया, हम तानपुर चले आए। ट्रेन में मारे थे, बहुत रोए हैं, बहुत दुख हुआ है हम तो। और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बीच सड़क पर महिला ने ऑटो चालक के सिर से आशिकी का भूत उतार दिया। ऑटो चालक महिला को महीनों से फोन कर परेशान कर रहा था। बार बार समझाने पर भी जब नहीं माना तो महिला ने ऑटो रोककर थप्पड़ों की बरसात कर दी, जिसे देखकर भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर महिला ऑटो चालक को थाने लेकर पहुंची। फोन मतलब खो गया था, मैं ऑटो में बैठी, इसने कहा नंबर लिए, बोला भैया फोन करना, मुझे देना, मेरा फोन नहीं मिल रहा है। मैंने दे दिया भैया, फोन देने के बाद नंबर पहुंच गया, व्हाट्सएप करने लगा, मैसेज करने लगा, फिर इसके बाद मेरी लड़ाई हो गई। मैंने कंप्लेंट भी किया,
4-6 महीने पहले, लेकिन फिर भी ये परेशान करता बार बार। पुलिस ने बुलाया, एक्शन भी लिया था, लेकिन फिर इसको छोड़ दिया, फिर ये दोबारा कर रहा है। दिमाग खराब। और चुनावी प्रयोग करने में बीजेपी माहिर है। ऐसा ही एक और प्रयोग बीजेपी 16 अक्टूबर को करने जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी की रैली है, जिसको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। इस रैली में कुछ खास है। दरअसल इस रैली में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं की अटेंडेंस लगाई जाएगी। बीजेपी ने इस कार्यक्रम को पंच परमेश्वर सम्मेलन का नाम दिया है। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है। चुनाव के बीच बीजेपी नित्य नए प्रयोग करती रहती है और यही प्रयोग हैं जो बीजेपी को चुनाव के वक्त बड़ा फायदा पहुंचाते रहे हैं। ऐसा ही एक नया सियासी प्रयोग 16 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, जब बीजेपी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली करेगी। इस रैली को दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव कब होंगे फिलहाल ये तय नहीं है। इस रैली में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा जो एक राजनीतिक पार्टी की रैली में देखने को मिलता है। इसके साथ ही आपको यहाँ QR कोड भी देखने को मिलेगा। इस QR कोड का इस्तेमाल किसी पेमेंट या जानकारी जुटाने के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि इस QR कोड के जरिए रैली अटेंड करने वाले कार्यकर्ताओं की अटेंडेंस लगेगी। 16 अक्टूबर को बीजेपी दिल्ली में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की रैली करने जा रही है। इस रैली को खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। इस रैली में QR कोड अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया है। रैली में कौन कार्यकर्ता आया, कौन नहीं, इसकी पहचान की जाएगी। अटेंडेंस रिपोर्ट के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की सक्रियता का आकलन करेगी। इस रैली के आयोजन में बीजेपी ने एक और नया तरीका अपनाया है, जिसमें हर बूथ से 5 कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर उन्हें पंच परमेश्वर नाम दिया गया है। बीजेपी ने दिल्ली के कुल 13,000 बूथ बनाए हैं। प्रत्येक बूथ से 5 कार्यकर्ता होंगे शामिल। पार्षद मंडल अध्यक्ष करेंगे 5 लोगों की लिस्ट तैयार। इन 5 लोगों को मिलेगा ID कार्ड। इसी ID कार्ड को स्कैन किया जाएगा। इन 5 कार्यकर्ताओं को पंच परमेश्वर नाम दिया गया है। बीजेपी MCD चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त रहना चाहती है, जिसके चलते गली गली घर घर प्रचार शुरू कर दिया गया है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि इस बार भी MCD में बीजेपी का बहुमत होगा और अगली बार दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की ही होगी। और महंगाई से परेशान लोगों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। सितंबर में थोक महंगाई दर में थोड़ी गिरावट दर्ज हुई है, जो 12.41% से घटकर 10.70 पर आ गई। महंगाई की मार से परेशान जनता के लिए राहत भरी खबर। अगस्त में WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आधारित थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है और ये 12.41% पर आ गई है। इससे पिछले जुलाई में थोक महंगाई दर 13.93% पर रही थी। साथ ही ये आंकड़ा बता रहा है कि थोक महंगाई दर 11 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। हालांकि खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई दर में गिरावट नहीं आई है। खाद्य महंगाई दर के आंकड़ों की बात करें तो ये अगस्त में 9.93% पर आ गई और जुलाई 2022 में ये खाद्य महंगाई दर 9.41% पर रही थी। इसके अलावा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर में कमी देखी गई है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर घटकर 7.51% पर आ गई है, जबकि जुलाई में ये 8.16% रही थी। फ्यूल एंड पावर की थोक महंगाई दर में अच्छी गिरावट दर्ज की गई है और ये अगस्त में घटकर 33.67% पर आ गई है। हालांकि अगस्त में थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है, पर यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि देश में लगातार 17 महीनों से थोक महंगाई दर 10% से ज्यादा यानी दहाई अंकों में बनी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि महंगाई दरों को काबू में रखने के लिए वो लगातार दरों में बढ़ोतरी का रुख कायम रख सकता है। इस लिहाज से देखें तो थोक महंगाई दर के आंकड़े भी इसी ओर संकेत कर रहे हैं कि इस बार की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में केंद्रीय बैंक फिर से 0.50% का इजाफा ब्याज दरों में कर सकता है। यूपी के कई शहरों में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश तो अब थम गई है, लेकिन अब भी कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हुई बारिश के चलते जगह जगह पानी भर जाने के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
बारिश का कहर तो थम गया है, लेकिन पिछले दिनों हुई लगातार बारिश से जगह जगह पानी भर चुका है। गोरखपुर और आसपास के इलाकों के तो हालात ऐसे हैं कि सड़क पर समंदर जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। मंदिर भी आधे डूबे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि जानवर भी पानी में बैठने पर मजबूर हैं। भैंस का चारा नहीं मिल पाता है, जानवर खाने बिना मर जा रहे हैं और आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारी परेशानियां मेरे गांव में। हमने कुल चीज के तबाह बाटी, खाना पानी गोरू बछरू सब चीज के है ना साल भर में जुटवा जाला, साल भर में आवाला बाई के चल जाला सब्जी। इसी तरह बाढ़ से बेहाल लोग अंबेडकर नगर में भी दिखे, जहां घरों के आसपास इतना पानी भरा है कि बच्चों को घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक बाढ़ की चपेट में आए 700 परिवारों का घर से निकलना दूभर हो चुका है। बाढ़ इससे बहुत समस्या हो रही है, आने जाने के लोग को परेशानी हो रही है, खेती भी नुकसान हो रहा है, जानवर को भी तकलीफ हो रही है, साग सब्जी वो है, घर में पानी घुस रही है, बीमारी भी चालू हो जाएगी। अब कोई अभी सहारा गवर्नमेंट के तरीके से मिल नहीं रहा है। लोग अपने घर में दुपक के बैठे हुए हैं, जितने घर में पानी हला हुआ है सब बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा ना हो कि मकान गिर जाए। कितने लोग अभी कच्चा मकान है, कोई ऐसा नहीं कि सहायता मिल रहा है। कुछ ऐसा ही मंजर मऊ के दोहरी घाट में भी दिखाई दिया, जहां करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब गई। हालांकि प्रशासन लोगों की मदद में हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। यूपी में करीब 25 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 15 जिलों के 15 गांव इस वक्त बाढ़ की वजह से भारी मुसीबत झेल रहे हैं। यूपी में सरयू समेत तमाम नदियां उफान पर हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थिति का लगातार जायजा ले रहे हैं और प्रशासन भी कोशिशों में जुटा है, लेकिन इसके बावजूद लोग सिर्फ कुछ अनाज पर अपना जीवन बसर करने को मजबूर हैं। बारिश से आजमगढ़ जिले में बांध टूट गया, जिसकी वजह से 3 गांवों के 150 घर पानी में डूब गए। वहीं सरयू नदी में उफान आने से 13 और गांवों में पानी भर गया। बाढ़ में इस इलाके की 35 सड़कें बर्बाद हो गई। बाराबंकी जिले में बाढ़ में बर्बादी से 35 सड़कें जो हैं वो वहां पर बदहाल अवस्था में पहुंची हुई हैं। इस बाढ़ ने न केवल खेती तबाह कर दी है, बल्कि हजारों परिवारों का घर भी उजाड़ दिया है। सीतापुर जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों के 600 गांवों की बिजली ठप पड़ गई है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गोंडा जिले में पिछले 1 सप्ताह से सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटीय इलाकों में तबाही का मंजर है। बाढ़ पीड़ित सुरक्षित स्थानों पर लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। तो ये इतने बुरे हालात इस वक्त बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और बाढ़ पीड़ित लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हैं। और केन्या में 80 दिन से बालाजी के पूर्व मीडिया एग्जीक्यूटिव जुल्फिकार अहमद खान और एक अन्य भारतीय मोहम्मद जैद समी किदवई गायब हैं, जिसको लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस मामले को लेकर केन्या के अधिकारियों के संपर्क में है। केन्या में एक भारतीय नागरिक और स्टार बालाजी के पूर्व मीडिया एग्जीक्यूटिव जुल्फिकार अहमद खान इसी साल जुलाई से लापता हैं। उनके दोस्तों का कहना है कि अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। सोशल मीडिया पर भी कोई अपडेट नहीं है, ना ही फोन लग रहा है। जुल्फिकार अहमद खान के अलावा एक अन्य भारतीय मोहम्मद जैद सामी किदवई और स्थानीय टैक्सी चालक निकोडेमस मवानिया भी लापता हैं। मामला सामने आने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि केन्या में 23 जुलाई से 2 भारतीय लापता हैं, जिनकी शिकायत दर्ज हुई है और लगातार केन्याई अधिकारियों के संपर्क में हैं। Our High Commission has been in continuous touch with the Kenyan authorities. We are also, I think, in touch with some family members. Let me emphasize that we attach the highest consideration and attention to the safety and their well-being of these Indian national, like we do with many others. I don't have really any update because, as you can realize, the police authorities as well as the judicial authorities in Kenya are involved in this, and they're trying to find out what is there.